संगवारी हो बहुत बहुत स्वागत करत हूँ कृषि दर्शन कार्यक्रम में। राम राम जय जोहार। संगवारी हो खेती किसानी के बूता के बात करथन हमन और आज हमन चर्चा करबो एक विशेष प्रकार के खेती यानी आलू के खेती के बारे में। और संगवारी हो आलू ऐसे चीज़ है कि हर घर में रोज़ बनथेच, रोज़ चूड़थे। और आलू के अलग अलग पकवान बनाए जाते, समोसा बना ले, डोसा बना ले, सबों में आलू के महत्तर ही थे। चिप्स बनत है आजकल। और कोनो भी बर बिहा होते तो में अलग अलग प्रकार के साग बनते, कोनो भी साग में आलू ह संग्रह जथे यानी मित्रता के काम करते। हर साग में आलू के महत्तर ही थे। तो ये मांग जोन है बाजार में उतार चढ़ाव बहुत होत रही संगवारी हो। तो एक व्यवसाय के रूप में हमारे जो छत्तीसगढ़ के किसान मन है, मैदानी भाग के किसान है, ते मन भी आलू खेती कर सकत है का, ये संभावना ला देखे पड़ते। और वैज्ञानिक मन बताते कि आलू के खेती के कतेक महत्व है। तो संगवारी हो आलू के जो महत्व है, आलू के जो मांग है बाजार में, उकर हिसाब से एकर खेती कम हुआ थे। तो एक रोजगार के रूप में आप मन ले सकत हो वैज्ञानिक खेती करके। तो हमन आज चर्चा करबो आलू के वैज्ञानिक खेती के बारे में। विशेषज्ञ ला मैं बुलाओ संगवारी हो, तब तक आप मन देखो खास संदेश। जैसा कि गेहूं की फसल हम रबी में लगाते हैं, तो रबी जैसा कि हम जानते हैं कि रबी जो है वो ठंडा वातावरण, ठंडा जलवायु रहता है। तो गेहूं के लिए जो है ठंडा वातावरण जो है वो सबसे उपयुक्त माना गया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ को हम 3 जोन में बांटते हैं, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र आता है, जिसे पहाड़ी क्षेत्र भी कहते हैं। जो अंबिकापुर के आसपास का क्षेत्र, जो संभाग अंबिकापुर संभाग, सरगुजा संभाग को हम पर्वतीय क्षेत्र में लाते हैं। और पठारी क्षेत्र में जैसे बस्तर का हो गया, और मैदानी क्षेत्र में ये आसपास के रायपुर, धमतरी, ये आसपास के महासमुंद आदि ज़िले आते हैं। तो जो ठंडा वाला प्रदेश है, अंबिकापुर और सरगुजा वाला क्षेत्र है, वहाँ पर गेहूं की खेती बहुत अच्छे से की जाती है और वहाँ पर उसकी उत्पादकता भी काफ़ी हमको देखने में मिलती है। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में भी गेहूं की खेती की जाती है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी है, इसकी उत्पादकता जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों से थोड़ी कम आती है। किसान भाई हो देखे हो संदेश एमे भी बहुत सारे बात रही थे जेला आप मन ला धरेल पड़थे। अब हमन आज कृषि दर्शन कार्यक्रम में चर्चा ला शुरू करन आलू के वैज्ञानिक खेती के जो विशेषज्ञ है डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी, वैज्ञानिक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के, ओकर से पूछा था कि छत्तीसगढ़ के जो माटी है, जलवायु है, ओकर हिसाब से आलू के खेती के कतेक संभावना है, कतेक महत्व है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में, पूरे संपूर्ण प्रदेश में आलू की खेती की अच्छी संभावना है। फिर भी अगर इसको प्राथमिकता के तौर पे देखें तो जो हमारा सरगुजा का पहाड़ी क्षेत्र है वो सर्वाधिक उपयुक्त है, और उसके बाद छत्तीसगढ़ का मैदानी क्षेत्र भी इसकी खेती के लिए बहुत ही उत्तम है, और पठारी क्षेत्र में भी कुछ एरिया में आराम से इसकी खेती की जा सकती है। किसान भाइयों, बस इसकी खेती करने के लिए क्या है, सिंचित अवस्था होनी चाहिए। और रबी के मौसम में मुख्यतः इसकी खेती करते हैं। अक्टूबर नवंबर के माह में इसको हमको तैयारी कर देना है और लगाना है। और सिर्फ हमारा कुछ क्षेत्र है, जैसे कि मैन पार्ट का क्षेत्र है, सामरी पार्ट है, जो पार्ट एरिया है, वहाँ पे हम इसको खरीफ में भी लगा सकते हैं। और ख़रीफ़ के मौसम में लगाने के लिए जैसे ही पहला बारिश आ जाता है, जैसे कि जून में 15 जून के आसपास हमारे यहाँ पहले बारिश का शावर आता है, फर्स्ट शावर, तो उसके बाद फिर खेत में इसको बुआई करना है। तो पूरे प्रदेश में भरपूर संभावनाएं हैं और अच्छे से इसकी खेती की जा सकती किसान भाइयों। अब बात आते कि यहाँ के जो माटी है वो माटी में आलू खेती हो सकत है का, वो माटी के परीक्षण करवाए पड़ही का, आलू के खेती बर उपयुक्त है कि नहीं। और वो माटी के तैयारी यानी माटी के परीक्षण के बाद माटी के तैयारी कैसे करे किसान मन हा आलू के खेती बर। शर्मा जी है का कहा थे, आओ देखो। वैसे तो लगभग सभी प्रकार की मिट्टी हमारे लिए उपयुक्त तो मानी जा सकती है, लेकिन मुख्य तौर पे हमें क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखने योग्य बात है कि पानी का निकास बहुत भरपूर तरीके से अच्छे से होना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी मिट्टी ना हो जिसमें पानी रुके। पहली बात तो ये हो गई महत्वपूर्ण। दूसरी बात, हल्की, जितनी हल्की मिट्टी हो सके। रेतीली दोमट सर्वाधिक उपयुक्त है, लेकिन जिसमें रेत का कण ज़्यादा है, रेतीली का प्रतिशत ज़्यादा है, वो उतना अच्छा। जैसे हमारे यहाँ के भाटा, मटासी, डोरसा, कन्हार जैसे मिट्टी होता है, तो कन्हार को छोड़ के जो हेवी सॉइल हो गया उसको छोड़ के बाकी मिट्टी में आराम से कर सकते हैं। लेकिन जल निकास की उत्तम व्यवस्था होना चाहिए, और साथ ही साथ
उसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अच्छी मात्रा में होना चाहिए। कार्बनिक पदार्थ अगर जैसे कम है तो हम गोबर की खाद जैसे कि है FYM जिसको बोलते हैं, अच्छी कंपोस्ट की खाद को अच्छे से मिला के फिर खेत की तैयारी करते हुए उसमें आलू की खेती करेंगे तो सभी मिट्टी में लगभग हो जाएगी। बहुत जो भारी मृदा है, जो कन्हार मिट्टी है, उसमें भी अगर बहुत अच्छी तैयारी की जाए, अच्छे बड़े बड़े मांदे बना के किए जाए तो वहाँ भी बन सकता है, लेकिन तो भी हल्की मिट्टी इसके लिए उपयुक्त रहेगी। देखिए मोटे तौर पे जो मैंने मिट्टी आप लोगों को बताई, इन मिट्टियों में तो आसानी से हम खेती कर ही सकते हैं। किसान भाइयों, इसके अलावा अगर मिट्टी परीक्षण के तौर पे हम मिट्टी परीक्षण करा लेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से खेती कर पाएंगे, क्योंकि मिट्टी परीक्षण से उसमें उपलब्ध नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश की मात्रा का हमें जानकारी हो जाएगी और इससे जो देने वाले खाद की मात्रा है वो नियंत्रित होगी। साथ ही साथ उसमें कार्बनिक पदार्थ की क्या मात्रा है वो पता लग जाएगी। कार्बनिक पदार्थ की मात्रा अगर कम है तो फिर क्या है, जो भी हम खाद पानी देते हैं उसका प्रभाव पौधे में कम दिख पाता है, तो इसीलिए कार्बनिक पदार्थ का भी चेक हो जाता है। और पीएच लेवल दूसरा रहता है, क्षारीयता जिसको बोलते हैं या अम्लीयता, वो चेक हो जाता है। तो जो न्यूट्रल तरह की मिट्टी है जिसमें कि ना तो क्षारीयता है ना अम्लता है, जो मिट्टी है वो इसके लिए उपयुक्त रहेगी। और अगर हम प्रारंभिक मिट्टी का परीक्षण कर लें तो उसके आधार पर फिर खाद को हम दे सकते हैं। तो इसीलिए मिट्टी परीक्षण का भी बड़ा महत्व है। अब जैसे कि बात है पूर्व फसल की, पूर्व फसल हम क्या बोले कि आलू के लिए फ़ायदेमंद हो, तो जैसे कि किसान भाइयों में बता रहा था कि जहाँ पे पानी निकास की अच्छी व्यवस्था है वहाँ पे हमको इसको रबी के मौसम में लेना है। तो सब्जी आधारित अगर फसल चक्र है तो सर्वाधिक उत्तम है, क्योंकि सब्जी की फसल हमारे अक्टूबर के माह के आसपास फसल खाली हो जाता है तो खेत हमको तैयारी के लिए उपलब्ध हो जाएगा। तो सब्जी आधारित फसल चक्र में कोई भी जो दलहन वाले कुल की फसलें हैं, जैसे कि बरबट्टी है या फिर सेम है, इस तरह से कोई भी अगर सब्जी लगी हो तो बड़ा उत्तम है, क्योंकि ये नत्रजन का थोड़ा सा स्थिरीकरण भी मिट्टी में करते हैं, जो अपने आलू के लिए अच्छी दशा उपलब्ध कराते हैं। तो इस तरह की फसलों को ले सकते हैं, या कोई भी जो भी फसल लिए हो उसको अक्टूबर के आसपास हमको खेत उपलब्ध हो जाए ताकि हम अच्छे से तैयारी करके सही समय में आलू की खेती कर सकें। किसान भाई बहनियों, देखे हो आलू के खेती बर माटी के परीक्षण करा लेबे तो ज़्यादा अच्छा रही कहातरी से, काबर कि पहली जोन फसल हम ले हन वो फसल के बाद अब आलू लेना है। तो आलू बर उपयुक्त तो पूरा छत्तीसगढ़ के जोन माटी है उपयुक्त है कहा थे, लेकिन जोन एकर पीएच मान होथे, जे तापमान होना चाहिए माटी के वो कतका है, ये ला जाँच भी कर सकत हन और हमर माटी के जाँच करे से हमन ला बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकत है बताई से। अब बात आथे संगवारी हो कि आलू ला लगाना है, कंद ला लगाना है, तो कतका दिन में हमला आलू के कंद ला लगाना है, कौन सा कंद ला लगाना है, उन्नत किस्म के कंद ला लगाना है, बीजोपचार करके लगाना है का, और लगाए के विधि खेत में कतका कतका दूरिया में लगाना है, ये सब बात ला बतावत है डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी है। और का बतावत है संगवारी हो, आओ देखन। कांदा रहता है जो आलू का, जिसको हम खाने के लिए उपयोग करते हैं उसी तरह का रहता है, लेकिन वही होता है ये बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि बीज कंद हमेशा उचित दशा में लगाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा संतुलित वातावरण में लगाया जाता है, देखभाल के साथ लगाया जाता है, ताकि उसमें किसी भी तरह के कीड़े बीमारी का प्रभाव ना हो और किसान भाइयों को कोई भी तरह से नुकसान ना हो। क्योंकि किसान भाइयों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारा कंद ही होता है, जो बीज होता है, क्योंकि अगर इसमें किसी भी तरह के विषाणु जनित बीमारियाँ हैं अगर पूर्व फसल में, या फिर दूसरी बीमारियाँ हैं, तो वो बीमारी मिट्टी और विषाणु जनित बीमारियां एक फसल से दूसरी फसल में फिर कंदों के माध्यम से पहुंच जाती है। तो इसीलिए हमेशा प्रमाणित बीज का चुनाव करें। प्रमाणित बीज को लेने के बाद उसको उपचारित भी करना है। तो किसान भाई, उसको उपचारित करने का क्या तरीका है, तो डाइथेन M45 जो दवा है, या मैनकोजेब के नाम से जानते हैं, या कार्बेंडाजिम, जो फफूंदीनाशक दवा किसान भाई के पास उपलब्ध हो, उसकी 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में डाल के एक ड्रम में घोल बना लें, और उस घोल में आलू के अंकुरित बीज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमको हमेशा क्या है कि जो आलू के बीज का संग्रहण हम शीतगृह में करते हैं, जो पूर्व की फसल की बीज रहते हैं या कंद रहते हैं उसको शीतगृह में संग्रहित करके रखते हैं। तो जब उसको निकालते हैं तो कुछ समय के लिए उसको हमको 8 से 10 दिन के लिए खुले में रख के ढक के रखना पड़ता है, क्योंकि ठंडी का मौसम रहता है, उसमें अंकुरण आने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है और थोड़ा तापमान देना पड़ता है, क्योंकि शीतगृह में बहुत ठंडे रहते हैं, उसमें अंकुरण नहीं आ पाया रहता है। तो जैसे अब जब उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाए तब उसको उपचारित करके अब लगाने की बारी रहती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, फफूंदीनाशक का घोल बना लिए, फिर उसमें आलू के कंदों को करीब 20 से 25 मिनट तक डुबा के रखना है, फिर छाएदार स्थान में फैला के थोड़ा सा सुखा के उसको फिर
हमें खेत में लगाना है। जो हमने मांदा तैयार किया था उसी मांदे पे हमको लगाना है। तो किसान भाइयों, इस तरह से हमको अच्छे बीज का चुनाव करते हुए उपचारित करके लगाना है। अब बात आथे कि आलू के खेती बर जल प्रबंधन कइसे करना है। काबर कि छत्तीसगढ़ में अब जलवायु परिवर्तन बहुत ज़्यादा होवत है। वो हिसाब से हम पानी कइसे देबो, आवो देखन सुनन का कहा थे शर्मा जी है। किसान भाइयों, बड़ा महत्वपूर्ण है, पानी देना भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है किसान भाइयों, क्योंकि आलू में हम मांदे पे पौधा लगाए हैं। मांदे में पहले खाद भी अपन प्रदान कर दिए हैं। खाद की जहाँ तक मात्रा रहती है तो इसमें हमको 150 किलो नत्रजन, 100 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश इसकी आवश्यकता पड़ती है 1 हेक्टेयर में। तो इसमें से पूरी मात्रा फास्फोरस और पोटाश की और आधी मात्रा नत्रजन की हमको जो हमने कतार बनाई थी उसमें डाल देना है। फिर आलू के उपचारित बीजों को लगाना है। तो आलू उपचारित बीज को लगा के फिर उसको ढक देना है। फिर उसके बाद हमको पहला पानी लगाने का समय आता है। तो पानी लगाते समय हमेशा ध्यान रखना है कि जो मांदा है वो मांदा को 3/4 भाग तक के हमको पानी देना है। कभी भी ऊपर तक के पानी नहीं भरना है, नहीं तो कांदा सड़ जाएगा और नुकसान होगा किसान भाइयों को। तो 3/4 भाग तक पानी भरना है। धीरे धीरे सीपे से पानी ऊपर की तरफ बढ़ेगा और पूरा मांदा गीला हो जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहे किसान भाई। तो 3/4 तक के पानी देंगे और पानी को पूरे खेत में लगाने के बाद करीब 3 से 4 दिन के बाद आप देखेंगे उसमें नए पौधे आना प्रारंभ हो गए हैं। तो इस तरह से हमको बुआई करके फिर पानी लगाना शुरू करना है। इसके बाद फिर समय समय पे जैसे आवश्यकता होती है, सामान्य तौर पे जो वर्षा ऋतु की जो पौधा रहता है, जो मैंने बताया था खरीफ के मौसम में कुछ ही भाग पे लग पाता है, जैसे मैन पार्ट, सामरी पार्ट, तो वहाँ पे तो वर्षा आधारित खेती हो जाती है। लेकिन रबी के मौसम में जो हम खेती करते किसान भाइयों, उसमें करीब 6 से 7 दिनों में हमको सामान्य तौर पे पानी की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती। इस बीच में अगर बरसात हो जाए, अगर प्राकृतिक तौर पे पानी मिल जाए तो अलग बात है, और अगर पानी ना मिले तो हमको 3 से 4 दिन में पानी देते रहना है किसान भाइयों। किसान भाई हो, जल प्रबंधन के बात ल बतावत रही से कि सरगुजा अंचल, मैदानी भाग और बस्तर के पठार में अलग अलग मौसम के हिसाब से हमला पानी देना है। बोए के बाद पानी देना है, फिर उमें खाद भी देना है। ये बतावत रही से कुछ मात्रा ला बचाना है, अवैया बेरा खाद देना है पानी के संगे संग। संगवारी हो, खाद के बाद जिसे करत रही से शर्मा जी है, तो आलू के बढ़वार बर कौन कौन सा प्रकार के खाद हमला देना है, कतका कतका मात्रा में देना है, कब कब देना है, यूँ बात ला जानकारी ले लेथन शर्मा जी से। किसान भाइयों, जैसे मैंने अभी आप लोगों को खाद की मात्रा के बारे में बताया था, अब बच गई है हमारे पास 1 मात्रा नत्रजन की, आधी मात्रा बची हुई है किसान भाइयों। उसको भी देने की बारी आती है करीब 30 से 40 दिन के बीच में। तो पहला हमको उसी समय मिट्टी की गुड़ाई करके मिट्टी चढ़ाना है। उसके पहले जो हमारा रिस के बाद जो फरो बना हुआ है उसमें खाद को पहले यूरिया को देके फिर मिट्टी को चढ़ा देना है। तो पूरी खाद पौधे के ऊपर पहुंच जाएगी और उसके बाद फिर पानी लगाना है। किसान भाइयों, इसके पहले हमको खरपतवार नियंत्रण के लिए भी कुछ सावधानी रखनी आवश्यक है। किसान भाइयों अगर चाहें तो एक तो हमारे किसान भाई स्वयं से खरपतवार नियंत्रण कर सकते हैं मैनुअल पद्धति से। उसके अलावा कुछ रसायन भी उपलब्ध हैं जिसका छिड़काव करके किसान भाई अपनी लागत भी कम कर सकते हैं और खरपतवार का नियंत्रण आसानी से 30 से 35 दिन तक कर सकते हैं। क्योंकि 30 से 35 दिन के बाद पहली गुड़ाई करके हमको मिट्टी चढ़ाने का काम रहता है, तो उसके पहले तक के खरपतवार नियंत्रण इससे हो जाता है। तो इसके लिए किसान भाइयों मेट्रीब्यूजिन नाम की जो खरपतवार नाशक है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये 750 ग्राम प्रति हेक्टेयर के दर से इसका उपयोग करते हैं। तो इसको लगाने के बाद पानी लगाएंगे और पानी लगाने के बाद जैसे ही चलने की दशा आ जाए उस समय इसका छिड़काव खेत में कर देंगे। तो करीब 30 से 35 दिन तक खरपतवार से हमें निजात मिलता है। और उसके बाद 30 से 35 दिन के बाद मिट्टी चढ़ा के हमको नत्रजन की बची हुई मात्रा और हमको उसके बाद फिर पानी लगा देना है। तो पौधे का बहुत तेज बढ़िया शानदार बढ़वार फिर आएगा। किसान भाइयों देखे हो, खाद प्रबंधन के विषय में बताई से कि कई बार ऐसे होते कि हमन ला संझा बेरा तको व्यवस्था करे ले पड़थे और बहुत सावधानी रखे ले पड़थे आलू के खेती बर। लोग लइकल जिसे देखत रहिथन वैसने आलू के खेती ला देखे ले पड़थे। ये बात ला बताई से थोक बहुत चूक गए तो फिर गए। तो ये सब बात ला धरना है संगवारी हो, वैज्ञानिक मन बताते ते बात ला। बेरा हो गए संगवारी हो एक ठन विराम के। विराम में देखो आप मन खास संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। मेरे साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन, तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास अपार। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को SMS के माध्यम से दी जाती है। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा
किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। संदेश के बाद आवो संगवारी हो एक घाव फिर आप मन के में स्वागत करत हूँ और आलू के वैज्ञानिक खेती ला चर्चा शुरू करत हन डॉक्टर प्रवीण शर्मा जी से। अब बात आते कि आलू के खेती में किस्म किस्म के प्रकार के रोगराई लगथे का, कौन कौन सा प्रकार के लगथे, ओकर लक्षण का है पहचाने के, और रोगराई लग गे, कीड़ा मकोड़ा लग गे तो ओकर उपाय कैसे करन दूसर फसल ला नुकसान झन पहुँचाए ऐसे की के। तो आओ का कहा थे, का बतावा थे, देखथन संगवारी हो। फसल तो बहुत अच्छा हम लोगों ने तैयार कर लिया, फसल लगा भी लिया, लेकिन ऐसे बहुत सारी समस्या आ जाती है जिसको किसान भाइयों को पहचान नहीं पाते हैं या सही समय पर निदान नहीं कर पाते हैं। तो इसमें से कुछ समस्या जैसे कि अभी खेत में हम लोगों को दिख रहा है, तो ये जैसे एक इसमें से ये अभी कुछ जगह लगा हुआ हम लोग देख रहे थे कि ये जैसे देखिए ये इसको बोलते हैं बैक्टीरियल विल्ट। ये इस बीमारी में क्या होता है, हरा पौधा जो रहेगा वो मुरझा जाएगा। देर से ये जब पौधे रहेंगे ये पूरा यहाँ से सूख के फिर इसमें कंदों का विकास होता है, छोटे छोटे मध्यम आकार के, लेकिन प्रॉपर इसमें कंद नहीं बन पाते हैं। ये छोटा सा कंद है इसमें नहीं के बराबर, लेकिन कुछ कंद छोटे छोटे बन पाते हैं। तो किसान भाइयों इस समस्या के निदान के लिए हमको क्या करना है, तो किसान भाइयों जैसे कि ये समस्या हमको जैसे शुरू में ही आपको चर्चा के दौरान बता रहा था कि बीजों का बड़ा ध्यान रखना है। ये जो बीमारी है मुख्य तौर पे दो प्रकार से फैलती है। एक तो पूर्व में जो भी संक्रमित पौधा था उससे अगर हम बीज ले लेते हैं तो ये हमारे खेत में आ जाएगी, तो किसान भाई बड़ा परेशान हो जाएगा कि मैंने तो बड़ा सावधानी से अच्छे से लगाया, फिर बीमारी कहाँ से आ गई। तो ये भाई किसान भाई पहले से ही जो संक्रमित बीज था वो हमने ले लिया इसलिए आई है। तो इसीलिए हमेशा सर्टिफाइड बीज को ही प्रयोग करना है। दूसरी बात, अगर हमारे खेत में पहले से ये प्रकोप है, जैसे कि आपने देखा इस साल आलू लगाए हैं उसमें ये प्रकोप दिख रहा है, अगले साल हम फिर से आलू लगा दिए तो फिर से प्रकोप आ गया। तो इस तरह से ये दो प्रकार से समस्या आ जाती है। तो अगर हमारे खेत में पहले से ही था तो इसके लिए हमको थोड़ा सा पहले मिट्टी को उपचारित कर लेना है, उसके बाद खेत में आलू की फसल लगाना है। तो इसके लिए क्या करना है, बहुत ही सस्ती दवाई रहती है, ब्लीचिंग पाउडर नाम से बाज़ार में उपलब्ध रहता है, और इसकी मात्र 1 किलो मात्रा हमको 1 हेक्टेयर के लिए सफिशेंट है। बहुत मेरे ख्याल से 100 से 150 रुपये में दवा उपलब्ध है, लेकिन इसका उपयोग हमको हमेशा नहीं करना है। किसान भाई ये हमेशा ध्यान रखें, ऐसा नहीं कि नहीं है तो भी प्रयोग कर लिए, क्योंकि ये जो मिट्टी में जो जीवाणु की मात्रा है वो जो बेनिफिशियल जीवाणु है उसको भी कम करता है। तो इसलिए हमें अनावश्यक प्रयोग भी नहीं करना है, लेकिन अगर संक्रमित है वो मिट्टी तो मिट्टी को एक बार इससे उपचारित कर ले। दूसरा, फसल चक्र का प्रयोग करें। फसल चक्र मतलब जिस स्थान पे आलू की फसल लिए हैं वहाँ प्रयास करें कि कोई भी लेग्यूम पौधा जैसे कि कोई भी सोलेनेशियस पौधा जैसे कि भट्टा, आलू या फिर टमाटर या मिर्च, ये पौधों को उस खेत में ना लेते हुए दूसरे पौधे लें और इस तरह से ध्यान रखें। जैसे किसान भाइयों ये कुछ और बीमारियां हमको खेत में दिख रही है। ये जैसे देखिए ये है एक अर्ली ब्लाइट। ये जैसे देख रहे हैं किसान भाइयों, ये पत्तियों पे गोलाकृति तरह से बीमारियां आती है। इस तरह से छोटी छोटी आकृतियां बनती है और इसके अंदर में गोल गोल रिंग भी नज़र आता है। तो किसान भाई कभी भी इसको देखेंगे, बोट शेप बोलते हैं। तो इस तरह के आकृति से अगर बीमारियां दिखना शुरू हो जाए और वो धीरे धीरे फिर पत्तियों में पूरी तरह से फैल के पत्तियों को पूरा सुखा देती है, तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए बड़ा आसान है इसका नियंत्रण। मैनकोजेब नाम से रसायन उपलब्ध है। इसकी 1 ग्राम प्रति लीटर के दर से घोल बना के इसका खेत में छिड़काव करें अगर इस तरह से आकृतियां दिखाई देने लगे। इसी तरह से किसान भाइयों एक लेड ब्लाइट का भी प्रकोप होता है। इस तरह से इसके पत्तियों के मार्जिन से पूरी तरह से बीमारी आके पत्तियों को पूरी तरह से सुखा देता है। और अगर इस तरह से दिखे, ये सामान्य तौर पे इसके पीछे में ये पीली आभा भी दिखती है और ये इस तरह से पत्तियाँ पूरी मार्जिन से सूख जाती हैं। तो इस तरह से अगर बीमारी दिखने लगे तो इसका भी नियंत्रण बड़ा आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए बड़ा आसान है, इसके लिए भी दवाएं उपलब्ध है बाज़ार में, आराम से इसका नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसके लिए करजेट का उपयोग कर सकते हैं या फिर मेटालेक्सिल का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए 0.25 ग्राम प्रति लीटर के दर से इसका घोल बना के इसका हमको छिड़काव करना है। तो किसान भाई ये इस तरह से महत्वपूर्ण बीमारियां हैं
जो अगर हम अच्छे से ध्यान दें और सावधानी रखें तो इससे बच भी सकते हैं और अच्छी उत्पादन भी ले सकते हैं। निश्चित रूप से आप मन खेती करी हो, ऐसे उम्मीद है कोई भी प्रकार के आप मन जानकारी लेना रही थे तो जिला मन में कृषि विज्ञान केंद्र हावे, गांव-गांव में कृषि विस्तार अधिकारी रही थे, उद्यान विस्तार अधिकारी होते, ओकर से आप मन चर्चा करो, खेती किसानी कोती लौटो संगवारी हो। यही शुभकामना के संग जाए के बेरा होगे। आज के हमार कार्यक्रम कैसे लागिस आप मन जरूर बताओ चिट्ठी लिख के। तो चिट्ठी लिखे बार हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। ये पता में आपन चिट्ठी पाती लिखियो। जाए के बेरा होगे संगवारी आप मन बने बने रहो। यही शुभकामना के संग मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।